नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। अभी जो दर्शक जुड़ चुके हैं या थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आग्रह है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। क्या कांग्रेस में वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये पुरानी सवाल हैं। क्या कांग्रेस दो फाड़ दिखती नजर आ रही है या कांग्रेस अंदर से पूरी तरीके से बट गई है? क्या ये फलों में संतरा हो गया है जहां ऊपर का छिलका हटाने से ही सब अलग अलग नजर आएंगे, या कांग्रेस वाकई में कुछ एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है जहां मंथन हो रहा है तो अमृत का भी इंतजार करना चाहिए? ये सब सवाल दरअसल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों में बहुत अंतर होता है। इस बात को समझना होगा। क्या ये वाकई में तंज था राधा कृष्ण किशोर पर, क्योंकि वो हाल फिलहाल में कांग्रेस में आए और जिस तरीके से वो खुलकर लिख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पार्टी यहाँ लैग कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ कमजोरी है, और आज उन्होंने तीसरा बम भी पटक दिया है। तो क्या वाकई में राधा कृष्ण किशोर नींबू को सिर्फ रस निकालने के लिए नहीं निचोड़ रहे हैं? राधा कृष्ण किशोर की क्या इच्छा है कि नींबू को इतना रगड़ो, इतना ऐठो कि वो तीता हो जाए? क्या नींबू को तीता होने से राधा कृष्ण किशोर को एक नया रास्ता मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे? या आपको लगता है कि उनके नींबू ज़्यादा निचोड़ने से कांग्रेस का भला हो जाएगा? इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय थे, उनको भी लेकर एक तरीके से साइमन गो बैक के नारे तक लगे उसी प्रदेश कार्यालय में। कांग्रेस में हाथापाई, मारपीट, गोली तक चली कार्यालय में, लेकिन कहते हैं कांग्रेस बदल नहीं पाया, या कांग्रेस अपने आप को खुद से इतना बदल लिया है कि अब पुराना कांग्रेस आने के लिए वर्षों लग सकते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों आखिर एक के बाद एक सवाल राधा कृष्ण किशोर उठा रहे हैं? और आज क्यों जयमंगल को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी एक एंटी मिसाइल छोड़ा है ताकि लेटर बम को हवा में ही नष्ट किया जा सके? हमारे साथ फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि जो लगातार लेटर बम फेंका जा रहा है, अनूप सिंह ने उसके खिलाफ एक एंटी मिसाइल दागा ताकि हवा में उस लेटर बम को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसका असर जमीन पर ना दिखे? देखिए, यही आज अब नयापन है, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर लगातार संगठन और सरकार पर सवाल उठाते जा रहे थे। आज उन्होंने तीसरा भी पत्र लिखा है, लेकिन उनके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा था। हालांकि अभी भी कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा है। पर उन्होंने तो सवाल के राजू से किया है, तो उसका जवाब या तो प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं या के राजू स्वयं दे सकते हैं। हाँ, कोई भी, हम प्रदेश अध्यक्ष से मेरी आज बात भी हुई है। मैंने उनसे चाहा जो पूछने का, जो राधा कृष्ण किशोर ने जो सवाल उठाए हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बात को मतलब नकार दिया और उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि जो हमारे प्रवक्ता है उसका जवाब देंगे। और प्रवक्ता का जवाब भी आया है जिसमें उन्होंने फिगर में बताया है जो कमिटी बनी है उसमें इतने सामान्य वर्ग के हैं, इतने एसटी हैं, इतने एससी हैं, इतने युवा हैं, इतना महिला है। इस तरह से एक जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो राधा कृष्ण किशोर सवाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसका जवाब अभी तक सीधे तौर पर किसी ने नहीं दिया है। और पूरे सवालों का जवाब प्रवक्ता ने भी नहीं दिया। ये तो एक सवाल था। हाँ, प्रवक्ता ने भी नहीं दिया, और अनूप सिंह भी, हम कहेंगे वो छू के निकल गए हैं। कांग्रेस में होना या कांग्रेसी होना, ये इसमें बड़ा अंतर है।
अनूप सिंह ने पूरी बात क्या लिखी है वैसा पढ़ के बता दीजिए दर्शकों को हूबहू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, या तो अ, एकदम से क्लियर रहे दिमाग में अनूप सिंह वाली बात कि किस तरीके से। हाँ, हम बता रहे हैं। अनूप सिंह ने लिखा है, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन्होंने लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपनी भावना का इजहार किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर है और किसी के अंदर कांग्रेस पार्टी है, इसलिए हमेशा कहता हूं कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों में बहुत अंतर है। यही उनका मुख्य पोस्ट है, 2 लाइन का। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े नेताओं के प्रति आभार जताया है, जिंदाबाद के नारे लगाए हैं सोशल पोस्ट पर। लेकिन अनूप सिंह भी खुलकर केशव महतो, कमलेश और के राजू के पक्ष में नहीं उतरे हैं। वो भेग में बोल रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वह राधा कृष्ण किशोर के बारे में बोल रहे हैं, जो ठीक विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस में आए, टिकट लिए और जीतने के बाद मंत्री बन गए। और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस का मतलब सर्जरी सिर्फ कांग्रेसी ही कर सकता है, जो कांग्रेस में है वो भी कर सकता है। राधा कृष्ण किशोर ने तो एक अच्छा सवाल पूछा कि योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कौन सा बयान दिया जिस पे पार्टी उनको 3 साल के लिए निष्कासित कर दी। और रमा खलको ने जब कांग्रेस के खिलाफ बोला तब उनको क्यों सम्मान मिल रहा है। योगेंद्र साह तो कांग्रेस के खिलाफ बोले नहीं, वो तो सरकार के पे उठाया, एनटीपीसी का सवाल उठाया, तो आखिर क्यों करवाई। तो उन्होंने तो वाजिब सवाल किया था। देखिए, सवाल वाजिब और गैर वाजिब का नहीं है। सवाल जो उठाया जा रहा है राधा किशोर पर कि वो सार्वजनिक रूप से संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से पार्टी के विरोध में, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के विरोध में बोलना, ये मतलब अनुशासनहीनता के रूप में देखा जा रहा है पार्टी के नेताओं के विचार में। लेकिन राधा कृष्ण किशोर ने तो इसका भी जवाब दे दिया है कि हम जो काम करते हैं वो कार्यकर्ताओं को बताते हैं। तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल मेरा यही काम है, हम सर्जरी कर रहे हैं, लेटर सवाल पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसको सार्वजनिक कर रहे हैं। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है और कांग्रेस की छवि खराब होने वाली नहीं है। और कह रहे हैं अगर इसको किसी को लगता है कि इससे कांग्रेस की छवि खराब होगी तो हम ये गुनाह करने को तैयार हैं और इसकी सजा भुगतने को भी तैयार हैं। क्या एक वाकई में अब सवाल उठता है कि राधा कृष्ण किशोर सेफ एग्जिट चाहते हैं क्या? देखिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। राधा किशोर जिन सवालों को सार्वजनिक रूप से उठाया है, तो उसके उठाने से पहले उनकी कुछ मजबूरी भी बनी है। मजबूरी इस रूप में बनी है कि कैबिनेट में जब वो मगही और भोजपुरी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री और सरकार ने उनके मांग को सिरे से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इस बात को अपनी पार्टी संगठन फोरम पर रखा अंदरूनी रूप से, तो उस पर भी पार्टी ने उनके पक्ष में खड़ा होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोई कार्रवाई नहीं की। जितेंद्र जी, आपको रोकते हैं, क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि कई जो चर्चा चलती रहती है, हालांकि जितना मुंह उतनी बातें आती हैं, क्या राधा कृष्ण किशोर को ये इल्म हो चुका है कि मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी होने वाली है? शायद इस वजह से वो नाखून कटा के शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, क्यों वो लिख रहे हैं सार्वजनिक, उसका वो कारण बता रहे हैं। देखिए, बात इसी ओर जा रही है। और जो आज उन्होंने तीसरा पत्र भी लिख डाला, मतलब वो समझौते के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखा है। क्या पूछ और उसमें कहा है कि यह जो आपकी प्रदेश कमेटी है वो बोइंग 737 है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि 314 पदाधिकारियों के बैठने की क्षमता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में है क्या। तो और फॉलोअप के साथ बातचीत में उन्होंने कही कि क्या केशव महतो कमलेश होटल बीएनआर को अपना कार्यालय बनाने जा रहे हैं।
चूंकि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तो बैठने की क्षमता है नहीं, तो वीएनआर होटल को कार्यालय बनाएंगे। तो आज जिस तरह से फिर वो अटैक कर रहे हैं, उससे तो बात अब उनके मंत्री पद को लेकर ही जा रही है। हमने उन राधा किशोर से भी आज बात की है। उनसे जब मैं पूछा कि क्या आप मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, कहा कि बात तो अब उसी ओर जा रही है, तो उनका सीधा कहना था कि यह पार्टी पर निर्भर है। मतलब पार्टी अगर हमसे संतुष्ट है तो ठीक है, और संतुष्ट है तो जो करे तो हम उसको स्वीकारेंगे। तो वो भी अब ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि पार्टी ने बनाया है, पार्टी ही हटाएगी, पार्टी ही सर्वोपरि है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो अधिकतर बातें डिप्लोमेटिक ही होती है, तो वो क्यों कहेंगे कि जो हम इस्तीफा दे देंगे जब शहीद होना है उनको। और मतलब नहीं, कई लोग मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि ये तय है कि कुछ दिनों में, समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बदलाव होना है, क्योंकि एक सीट पहले से बर्थ खाली है और इधर कांग्रेसी में वैसे भी हो, और राधा कृष्ण किशोर जी का चांस सबसे पहले नंबर पर है बदलने का। इसलिए उन्होंने ये समय परिस्थिति चुना, और ताकि वो बाद में ये कह सके कि मैं पार्टी के हित की बात कर रहा था, पार्टी को सुधार रहा था, तो मुझे मंत्री पद गंवाना पड़ा। वो मतलब शहीद का दर्जा चाहते हैं। तो जो लोग मुझे ये फोन करके कह रहे हैं, भले वो कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है, क्या उनकी बातों में भी आपको कोई थोड़ी बहुत ही ताकत या सच्चाई दिखती है, या गॉसिप है ये पूरा? नहीं नहीं, गॉसिप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा होता ही है राजनीति में। जब दल या सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को लगता है कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, हमें पार्टी के पदाधिकारी पद से हटाया जाएगा, या हमको सरकार से बाहर निकाला जाएगा, मंत्री पद से हटाया जाएगा, तो वो राजनीतिक व्यक्ति शहीद होने की कोशिश करता ही है। और संभव है कि राधा किशोर भी इस राह पर चल रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यह भी सूचना आ रही है जो लगातार उनके पत्र लिखने के बाद कांग्रेस के आला कमान के स्तर पर उनके बारे में गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और पिछले कई महीनों से यह भी चर्चा पार्टी और सरकार के भीतर रही है कि उनका सरकार भी उनसे बहुत समन्वय नहीं रखता है, उनके प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखता है। तो इस तरह से वो अपने आप को अकेले महसूस करने लगे हैं और शहीद होने के राह पर निकल पड़े हैं। ये संभव है। लेकिन आज सिर्फ अगर कहे एक तरीके से, तो कांग्रेस कमेटी के पक्ष में या प्रदेश अध्यक्ष के ही पक्ष में सिर्फ जयमंगल आए, अनूप सिंह आए, बाकी लोग भी आएंगे क्या? क्योंकि ये तो खबर आ गई है कि बहुत लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। नई कमेटी में जिनको पदाधिकारी बनाया गया है, वो लोग भी अब इस विचार में है कि हम इससे इस्तीफा दे दें। नहीं, कई चीजें एक साथ चल रही है। उसमें सबसे नई चीज ये है कि अनूप सिंह भले ही परोक्ष रूप से, लेकिन वो राधा किशोर के विरुद्ध पहला व्यक्ति है जो खड़े होने की कोशिश की है। एक प्रवक्ता ने जो प्रदेश अध्यक्ष का सतीश पॉल मुंजनी ने एक रिलीज जारी करके अपना पक्ष रखा है, जिसमें बताया है जो किस जाति समुदाय से कितने लोग हैं, तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष के बनाए हुए प्रवक्ता है, तो वो उन्हीं की बात बोलेंगे। लेकिन अब यह जरूर दिखने लगा है जो ये जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कुछ लोग राधा किशोर के पक्ष में सामने आएंगे, तो कुछ लोग अब केशव महतो, कमलेश और के राजू के पक्ष में भी खड़ा होंगे। और जो आप बता रहे हैं, जो एक दो दिनों के भीतर जब ये बात बढ़ेगी तो कुछ लोग पद से इस्तीफा भी देंगे। इसकी सूचना, पूरी सूचना आ रही है। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची आ चुके हैं, संभवतः 2-4 दिनों में कैबिनेट की भी बैठक होगी। राधा कृष्ण किशोर जी भी रांची आ जाएंगे कल। तरह तरह की बात है, तरह तरह के सवाल होंगे। तो क्या वाकई में लगता है कि ये सब मतलब आपस में ढंढन ढंढन करना चलता रहेगा, मतलब अगले महीने तक, जब तक राज्यसभा का चुनाव ना हो जाए? या आपको लगता है कि उस समय और ये ढंढन ज्यादा हो जाएगा? नहीं, राजसभा देखिए, अभी अगर कांग्रेस, आप
जेएमएम इस पर बहुत शांत है, मौन है, और जेएमएम इस पूरे परिदृश्य को बहुत शांत ढंग से देख रहा है, समझ रहा है। अब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, 4 दिन के बाद वो लौटे हैं, तो अब दिल्ली से आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, उससे कांग्रेस पर भी प्रभाव पड़ेगा, झारखंड की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। उनका क्या रिएक्शन होगा? वो तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते एकदम मगन होंगे, आराम से रहेंगे। कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है कह रहे हैं, कांग्रेस समझेगी। सरकार का मसला रहता तो हम समझ लेते। नहीं, विशुद्ध रूप से यह विषय कांग्रेस का है। जो उसके मंत्री जो है संगठन और सरकार पर सार्वजनिक रूप से गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस को ही इसको सुलझाना है। हाँ, मुख्यमंत्री से ये सवाल हो सकता है कि आपके कैबिनेट में मात्र आपको छोड़ के 10 ही लोग हैं, 11 लोग, तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है सरकार के निर्णय से, तो उनको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं भाषा के मुद्दे पे, तो क्या वाकई में पूरे राज्य भर में आपके निर्णय का स्वागत होगा? ये हो सकता है। भले देखिए, वो एक विषय जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा ये विषय है जो ये मूल रूप से कांग्रेस का विषय है, ये प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, बीजेपी के लिए भी ये विषय है, पर पता नहीं बीजेपी क्यों चुप है। मतलब उनका भी आंदोलन का तरीका है बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे हो रहा है। भाषा पे भानु प्रताप शाही बोल दे रहे हैं मीडिया के पूछने पे। पार्टी बीजेपी भी उतना मुखर और प्रखर रूप से सामने नहीं आ रही है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, कोई भी दल, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और दल हो, जेएमएम को छोड़कर, जिसका जेएमएम का जनाधार जो मूल रूप से है आदिवासी और मूलवासी और अल्पसंख्यक, इसके बाद के जो कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें आदिवासी भी है, तो भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी भी हैं। अब कांग्रेस हो और बीजेपी, दोनों में विधायक जो है, नेता जो है, सो दो धार में बट गए हैं। क्योंकि जो एसटी विधायक हैं, जो विशुद्ध रूप से जनजातीय क्षेत्र से चुन के आते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मगहिया, भोजपुरी और अंगिका क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हो। और जो पलामू, गढ़वा, गोड्डा से लेके बोकारो, धनबाद के इलाके से जो भाजपा के विधायक हैं, वो चाहते हैं, उसके जो नेता हैं वो चाहते हैं जो अंगिका, भोजपुरी और मगही है वो क्षेत्रीय भाषा बने। तो इन दोनों दलों में पार्टी के बीच ही विभाजन है। इसलिए आप देख रहे हैं जो कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के भी जो शीर्ष नेता है वो चुप्पी साध लेना बेहतर मान रहे हैं। पार्टी तो ऐसा कर सकती है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा के चल सकती है, पर सरकार नहीं कर सकती ना। सरकार तो सभी की होती है, सबके लिए होती है। सरकार को तो सबको देखना पड़ता है। कोई सरकार सबकी नहीं होती है, सरकार उसकी होती है जो उसको वोट देता है, और जो वोट देने वाला है वो अगर बिखरा हुआ है तो उसको एकजुट करना है, और एकजुट है तो उसको और मजबूत करना है। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सीधा कहा ना, जो हमको मुसलमानों का मत नहीं चाहिए, कहाँ वो कह रहा है जो हमको मुसलमानों की भी सरकार हम बनाएंगे। वो सीधा सीधा एकदम कन्फ्रंटेशन लेके हिंदुओं को एकजुट किया है। तो यहाँ भी जेएमएम को लगता है जो मगही भोजपुरी भाषी का हमको वोट नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, वो उस पर ज्यादा जोर है, लेकिन उनका विरोध वहां मुसलमानों से भी रहा है। मुसलमानों और दोनों को मिलाकर उन्होंने एक मतलब प्रोपगेंडा फैलाया, जो हम अगर ये जिस तरह से जिस प्रभावी होते जा रहे हैं, जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले दिन में सनातनी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति नहीं होती तो आज मैं सचिवालय में था, कई बड़े अधिकारी बोल रहे थे, जो पलामू हो, गढ़वा हो, अगर वहाँ क्षेत्रीय भाषा में मगही भोजपुरी को शामिल ही कर दिया जाता
तो वहाँ के जिले के लोग जो उस भाषा भाषी है उसी को फायदा नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं है जो सिमडेगा कुमटी के जो अभ्यर्थी है उनको वहाँ नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबके पीछे वोट की राजनीति है। अब वोट की राजनीति इसलिए है जो ये मगही भोजपुरी को लोग बाहरी समझते हैं, और बाहरी का विरोध करना मतलब जो आदिवासी और मूलवासी जो झारखंडी हैं वो उससे खुश होते हैं, और खुश होकर और एकजुट होते हैं, और जेएमएम की राजनीति भी यही है। लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि लगातार 3 दिन में 3 पत्र जारी कर रहे हैं अपने पार्टी पे, तो एकाध क्या माना जाए कि राधा जी अब सरकार को भी पत्र लिखेंगे? अगर उनकी भाषा को लेकर पहले वाली पत्र को देखा जाए तो क्या फिर से एक बार याद दिलाने का मतलब मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं अपने ही सरकार में कि नहीं ये ठीक निर्णय नहीं हुआ कैबिनेट में, मैं किसी तरह अस्वस्थ था, नहीं आ पाया, बाद में मुझे ये ज्ञात हुआ, तो इसको लेकर भी एक पत्र लिखेंगे राधा जी, या जितना उनको चिट्ठी देना है वो सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष और के राजू को ही देंगे? देखिए, लिखने को लिख सकते हैं, सरकार को भी वो फिर से पत्र लिख सकते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी ही नहीं सुन रही है तो सरकार को उनका पत्र लिखना, वो इतना तो समझदार है जो वो व्यर्थ है। सरकार को पत्र क्या लिखना है जब कैबिनेट की बैठक में वो सार्वजनिक रूप से इस विषय को उठा चुके हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मांग कर। पुनर्विचार के लिए लिख सकते अरे हैं। तो उनकी पार्टी पुनर्विचार नहीं कर रही है तो सरकार क्या उनके पत्र पर विचार करेगी? पहले पार्टी ना, पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, और पार्टी से वो अब इस मुद्दे को के अलावा कई और भी मुद्दे होंगे उनका। लेकिन कांग्रेस में तो कई लोग नए आए हैं ना, क्या वो कांग्रेसी हो गए और अभी सिर्फ राधा कृष्ण किशोर जी कांग्रेसी नहीं हो पाए अब तक? क्योंकि प्रदीप यादव हो या बहुत सारा नाम है जो नए नए आए हैं कांग्रेस में। देखिए, इस पर हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं, जो अब इस देश में ये दल बदल जो है, और खास करके चुनाव के ऐन वक्त पर दल बदल के टिकट ले लेना, जीत जाना, मंत्री बनना, अब ये सब चीजें बेतुका हो चुकी है। और परिवारवाद, समाजवाद, ये सब कोई भी बात जो है सब कुछ बेतुका हो चुका है। इसलिए ये सब एक कहने की चीज है। पहले भाजपा भी परिवारवाद का मुद्दा को बहुत जोर शोर से उठाती थी, धीरे धीरे वो भी, जब उसके भी कई नेताओं के पुत्र पुत्रियां संसद और विधानसभा में पहुंचने लगे, महत्वपूर्ण पद पर बैठने लगे, तो ये धीरे धीरे शांत हो गई भाजपा। तो ये परिवारवाद और ये वाद वो वाद अब कुछ नहीं है, अब सीधी लड़ाई है। और कांग्रेस का जो नया जो दिख रहा है कि अब मतलब कांग्रेस में राधा किशोर के विरुद्ध भी बोलने वाले लगता है जो मुखर होंगे, और कांग्रेस दो फाड़ में बटेगी। अब इस परिस्थिति में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, कांग्रेस के जो आला कमान हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको देखना है तो संगठन कैसे मजबूत होगा, और ये जो विवाद है इस पर इसका कैसे पटाक्षेप होगा, जो झारखंड के भी हित में होगा, पार्टी के भी हित में होगी, और जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है उसके भी हित में। जिस तरीके से पहला पत्र उन्होंने भी जो जारी किया था राधा कृष्ण किशोर, वो तो छोटा था, कुमार जयमंगल भी छोटा जारी किए हैं, तो क्या माना जाए कि अब जब जब इधर से लेटर बम छूटेगा तब तब एंटी मिसाइल छूटेगा कुमार जयमंगल का या किसी और लोगों का, या फिर कुमार जयमंगल ने अपना काम कर दिया अनूप सिंह ने? नहीं, देखिए, बार बार आइटम बम उधर से भी विरोध होगा ये आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, राजनीति में कई बड़े नेता बातों को समझ कर भी, गलत चीज को समझ कर भी चुप रहने में ही अपना हित समझते हैं, और वही उनकी राजनीति का आधार बन जाता है। इसलिए बार बार विरोध होगा, कोई करेगा। लेकिन हाँ, अभी अनूप सिंह है, कभी दूसरी बार कोई और सिंह होंगे, तीसरी बार कोई और महतो होगा, चौथी बार कोई और किशोर होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो बात तो अभी बढ़ेगी, और ये तलखी अभी और बढ़ेगी। शुक्रिया। जितेंद्र जी का अनुभव बोल रहा है कि कांग्रेस में जो फुसुर फुसुर शुरू हुआ है
वो और थोड़ा लाउड होगा और क्लियर और व्यापक होगा। इसमें कई की आवाज़ शामिल हो सकती है, कई आवाज़ सुनने को मिलेगा। क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर ये मंथन चल रहा है, सर्जरी चल रहा है, या कांग्रेस इसी तरीके से आपस में उलझी हुई है जिसको कोई नहीं सुलझा पाएगा? लेकिन जितना जल्दी अगर कांग्रेस सुलझ जाएगी उतना ही उनके लिए फायदा होगा, ऐसा तो कहा ही जा सकता है। फिलहाल आरोप बचाव और मौन के बीच हेमंत जी का क्या कुछ बयान आता है सरकार को लेकर, या फिर जिस तरीके से उनका दौरा रहा दिल्ली उसको लेकर, या सरकार का एक्ट जो है उसको लेकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।